हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरी इस वीडियो में जो है हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम जिस टॉपिक के जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के जो है डिस्कशन करने से पहले हम आज की इस वीडियो में जो है मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। वह कौन कौन से स्रोत है, कितने भागों में इसे बांटा गया है, तो आज की वीडियो में हम आज यही जानने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले है मौर्य काल की जानकारी। जो मौर्य काल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें जो है मौर्य कालीन जो है अलग अलग सोर्सेज है जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में विषय में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले है मौर्य काल की जो जानकारी है उसे प्राप्त करने के लिए जो मौर्य काल है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं: पूर्व मौर्य कालीन, मौर्य काल और उत्तर मौर्य कालीन। ठीक है, अब ये जो सोर्सेज हैं इनको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे: पुरातात्विक सोर्सेज और साहित्यिक सोर्सेज, जिनसे हमें इन तीनों ही काल के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी कि पूर्व मौर्य कालीन के बारे में भी, मौर्य काल के बारे में भी और उत्तर मौर्य कालीन के बारे में भी हम जो है पुरातात्विक सोर्स और साहित्यिक सोर्स से जानकारी मिलेगी। जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं: अशोक के पूर्वकालीन, अशोक के परवर्ती कालीन और अशोक कालीन। ठीक है, तो इन तीनों से हमें जो है पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो साहित्यिक स्रोत हैं इनसे जो है साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: विदेशी साहित्य और देशी साहित्य। जो देशी साहित्य है इसे आगे 2 भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। जो धार्मिक साहित्य है इसे भी आगे 2 भागों में बांटेंगे: ब्राह्मण साहित्य और गैर ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, उसके बाद जो है ब्राह्मण साहित्य है इसे भी जो है 3 भागों में बांट सकते हैं: बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य साहित्य। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे इससे थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम जो है टॉपिक वाइज टॉपिक इन सभी सोर्सेज के बारे में जो है आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आहत सिक्कों की। जो आहत सिक्के हैं, मौर्यकालीन जो समाज है उसमें जो आहत सिक्के हैं उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, आहत सिक्के की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहत सिक्के कहाँ कहाँ से पाए गए थे। जो आहत सिक्के थे वह उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा के मैदान, दक्खन की ऊपरी सीमा। ठीक है, तो यानी कि जो आहत सिक्के हैं वह कहाँ कहाँ से पाए गए हैं: उत्तर पश्चिमी भारत से, गंगा के मैदान से और दक्खन की जो ऊपरी सीमा है वहां से जो है आहत सिक्के ये पाए गए हैं। और व्यापार, और जिससे हमें व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय जो व्यापार था और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो धातु कर्मी की तकनीक थी, धातु कर्मी की तकनीक, धातु की शुद्धता धातु की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो मौर्यकालीन जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। जो सिक्के थे उसमें सबसे पहले जो मौर्यकालीन सिक्के हैं वो कहाँ कहाँ से पाए गए हैं: उत्तर पश्चिमी भारत से, गंगा के मैदान से और दक्कन की ऊपरी सीमा से पाए गए हैं। इसके बाद इसी के साथ ही जो है इससे इन सिक्कों से हमें उस समय के व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का जो व्यापार था कितना प्रफुल्लित था। ठीक है, तभी सिक्के पाए गए हैं। और मान लीजिए कि किसी राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी है तो वहां पर तो सिक्के का पाया जाना बहुत ज्यादा भारी मात्रा में असंभव है। इसीलिए अगर इतनी भारी संख्या में जो सिक्के पाए गए हैं इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय का जो व्यापार है और वाणिज्य कितना प्रफुल्लित था। ठीक है, धातु कर्मी की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है कि जो जिन धातु से सिक्के बने हुए हैं,
ठीक है। तो जो सिक्के बनाने वाले थे उन्होंने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है सिक्के बनाने के लिए। इसी के साथ ही जो धातु की शुद्धता के बारे में जानकारी मिलती है कि जो धातु है उसकी जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, प्योर गोल्ड के हैं या फिर किसी और धातु के भी इसमें जो है मिश्रण पाया गया है। ठीक है, तो क्वालिटी का भी पता चलता है कि धातु की जो शुद्धता है वो कितनी है। उसके बाद धातु की उपलब्धता के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है कि जो धातु है वो कितनी मात्रा में उस समय में उस राज्य में मौजूद थी। मतलब जिस धातु की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसी धातु के जो है सिक्के बनाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिस धातु की क्वांटिटी ज्यादा कम होगी तो उस धातु के सिक्के बनाए जाएं। ठीक है ना, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जिस धातु का बहुत ज्यादा अवेलेबल होगी उस समय में तो उस धातु के ही जो है सिक्के बनाए गए। तो इससे हमें धातु की उपलब्धता की भी जो है जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं मृदभांड की। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो जो मिट्टी के बर्तन थे उस समय में किस टेक्निक से बनाए जाते थे, NBPW। ठीक है, NBPW जो है टेक्निक है, यानी कि उत्तरी ओपदार काले मृदभांड। काले मृदभांड, तो इस टेक्निक से जो है बर्तन बनाए जाते थे या फिर जो है मूर्तियां बनाई जाती थी। इसके अलावा जो है इसमें जो भवनों के ध्वंसावशेष हैं, भवनों के ध्वंसावशेष पटना के कुम्हरार, ठीक है, घेरेदार कुएं के ध्वंसावशेष, घेरेदार कुएं के ध्वंसावशेष जो है, ठीक है, वे भी पाए गए हैं। समूची बस्ती क्षेत्र, पाटलिपुत्र से लेकर समूचे तक्षशिला में टेराकोटा तकनीक अपनाई जाती थी, जिससे लोक कला आम आदमी के विश्वासों तो आम आदमी के विश्वासों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो मृदभांड है उस समय में मौर्यकालीन समाज में NBPW यानी कि उत्तरी ओपदार काले मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए या फिर जो है मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए। भवनों के ध्वंसावशेष जो है पाए गए हैं कहाँ से, पटना के कुम्हार से। ठीक है, जो भवन थे उस समय के उनके जो जब वह जो भवन है टूट गए, ठीक है, तो उसके जो मतलब अवशेष हैं, उसके जो मतलब हाफ बना हुआ यानी कि जो ध्वंसावशेष हैं, ठीक है, वो पटना के कुम्हार से पाए गए हैं। घेरेदार कुएं जो है उसके ध्वंसावशेष भी जो है समूचे बस्ती क्षेत्र में पाए गए हैं। पूरा जो बस्ती जहां तक फैली हुई है उसमें ये जो घेरेदार कुएं हैं पाए गए हैं। पाटलिपुत्र से लेके समूचे तक्षशिला तक जो है टेराकोटा टेक्निक अपनाई जाती थी। टेराकोटा अपनी टेक्निक क्या होती है कि जब जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, उसको आग में पकाया जाता है तो इस टेक्निक को जो है टेराकोटा टेक्निक जो है कहा जाता है। और ये जो टेराकोटा टेक्निक है इसमें ये जो सिंधु प्रदेश में इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता था मूर्तियां बनाने के लिए और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद है लोक कला, जिससे हमें लोक कला के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि अगर इससे जो है मूर्तियां बनाई जाती थी या फिर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो ये है तो एक तरह की कला ना,
कि लोगों के पास किस तरह की कला थी, किस तरह की वह मूर्तियां बनाते थे, और इसके अलावा जो है मतलब उन्होंने किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए थे, यानी एक प्रकार की कला है जो इसे हम लोक कला बोलेंगे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और आम आदमी के विश्वासों के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं उससे हमें जो है आम आदमी के जो विश्वास हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि जो आम व्यक्ति है वो किस देवी देवता को मानता था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और विदेशी साहित्य को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास क्या है? मैक्सनीज की इंडिका। मैक्सनीज की जो इंडिका है इससे हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन जो मैक्सनीज की इंडिका नामक पुस्तक है वो अब उस रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब इसीलिए हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कई ऐसे लेखक हैं जैसे कि स्ट्रैबो, पिल्नी, एरियन, डायोडोर्स, एरियन, इन्होंने, ये जो चार लेखक हैं स्ट्रैबो, पिल्नी, डायोडोर्स और एरियन, इन्होंने अपने लेखों में जो है मैक्सनीज नामक जो पुस्तक है उससे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो ठीक है, उसे उदाहरण लिए हुए हैं, जिससे हमें मैक्सनीज की इंडिका के बारे में संपूर्ण रूप से तो पता नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने जो एग्जाम्पल इसे लिए हुए हैं अपने लेखों में उससे हमें मैक्सनीज की इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें इससे हमें यूनानी आक्रमण के बारे में और मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषय पे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो मैक्सनीज की इंडिका है यानी जो विदेशी साहित्य है इसमें जो है मैक्सनीज की इंडिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैक्सनीज की इंडिका है अब उस रूप में उपलब्ध नहीं है जो पुरातन समय में उपलब्ध थी। ठीक है, लेकिन जो मैक्सनीज की इंडिका है वो मतलब इससे जो है स्ट्रैबो, पिल्नी, डायोडोर्स और एरियन जो ये लेखक हैं इन्होंने अपने लेख में जो है मैक्सनीज की इंडिका से कुछ जो है एग्जांपल्स लिए हैं, जिससे हमें मैक्सनीज की इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है इससे हमें यूनानी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो देसी साहित्य में सबसे पहले जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जिससे हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी के साथ ही अन्य जो है इसी के साथ ही अन्य कई जो मतलब कृतियां हैं जिनसे हमें पता चलता है, जैसे कि विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, लामा तारानाथ का विवरण, शूद्र की मृच्छकटिकम, कल्हण की राजतरंगिणी,
ठीक है। तो देसी साहित्य में जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण जो है स्रोत माना गया है, जिससे हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जो है विशाखा दत्त जो है अन्य जो कृतियां हैं, यानी कि अन्य जो लेखकों ने जो अपनी अपनी कृतियां लिखी हैं, ठीक है, उनसे भी हमें जो है देसी साहित्य के अंतर्गत ये आते हैं, उनसे भी मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, ठीक है, उससे हमें जो है मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। लामा तारानाथ का विवरण, शूद्रक ने जो है मृच्छकटिकम लिखी थी। कलहन ने राजतरंगिणी लिखी थी, जिससे हमें जो है मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये कृतियां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है जनरली आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से इस चीज को मतलब लर्न करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है आते हैं सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, और जो ब्राह्मण साहित्य है इसमें सबसे प्रमुख आते हैं पुराण। पुराणों की संख्या थी 18। ठीक है, और इसमें जो है विभिन्न शासकों की वंशावलियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, जो धार्मिक साहित्य है इसमें सबसे प्रमुख है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले पुराण आते हैं। पुराण की संख्या है 18, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, इस प्रकार से 18 पुराण है। ठीक है, और विभिन्न जिससे हमें पुराणों से हमें अलग अलग जो शासक हैं, ठीक है, किन किन शासकों ने राज्य किया, तो विभिन्न अलग अलग शासकों की जो है वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है कि इस शासक के बाद कौन गद्दी पे बैठा, इस शासक के बाद कौन गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हमें जो है पुराणों से जानकारी मिलती है, लेकिन इन पे हम पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इसका जो उपयोग है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जैन साहित्य। जो जैन साहित्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिशिष्ट पर्व। जो परिशिष्ट पर्व है, ठीक है, इससे हमें परिशिष्ट पर्व से हमें जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जीवन के जो अंतिम काल था, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम, ठीक है, जो समय था उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम साल में जो है मतलब अपने जीवन के जो अंतिम समय में ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपना राजपाट छोड़कर जैन धर्म अपना लिया उन्होंने। ठीक है, और वह जैन धर्म को अपनाकर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और वहां उन्होंने जो है अन्न जल त्याग कर सल्लेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए और उन्होंने वहां पर सल्लेखना के द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, सल्लेखना का अर्थ होता है अंजल त्याग कर, अपने शरीर को कष्ट देकर, ठीक है, भगवान की भक्ति में लग जाना। इसके अलावा जो है इससे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य का विस्तार और जैन धर्म के प्रसार के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो जैन साहित्य है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परिशिष्ट पर्व।
परिशिष्ट परमन जो है एक पुस्तक का नाम है, जिससे हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपना राजपाट त्याग कर जैन धर्म को अपनाया और जो श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर वह चले गए और वहां पर उन्होंने सल्लेखना के द्वारा प्राण त्याग दिए, यानी अन्न जल त्याग कर, मतलब इन्होंने जो जैन धर्म के लोग होते हैं इनमें ये एक परंपरा होती है, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसका अंतिम समय निकट है तो वह अन्न जल को त्याग कर प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रथा को कहते हैं सल्लेखना। ठीक है, तो सल्लेखना के द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिया। और मौर्यकालीन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन धर्म का प्रसार जो है कहाँ कहाँ तक हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस चीज के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। जो बौद्ध साहित्य है वह मौर्यकालीन समाज के जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जातक। जातक से हमें बोध काल की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्रोत हैं श्रीलंकाई इतिव्रत। श्रीलंकाई इतिव्रत में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है दीपवंश और महावंश। ठीक है, जो दीपवंश है इससे हमें पता चलता है कि जो अशोक है अशोक के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जो अशोक है इससे हमें यह भी पता चलता है कि अशोक ने दक्षिण में किस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कदम उठाए। ठीक है, क्या रोल जो है अदा किया। तो बौद्ध साहित्य में सबसे पहले बात करते हैं जातकों की। जो जातक हैं इससे हमें बौद्ध काल की सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय का समाज किस प्रकार का था, रीति रिवाज किस प्रकार के थे। ठीक है, लोग का रहना सहना किस प्रकार का था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उनका मतलब आउटफिट क्या था। ठीक है, इसके अलावा जो उनकी आर्थिक दशा है उसके बारे में जानकारी मिलती है, लोग क्या क्या व्यवसाय अपनाते थे, कौन कौन से कार्य करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है श्रीलंका इतिव्रत में जैसे दीपवंश और महावंश। दीपवंश से हमें क्या पता चलता है कि अशोक के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी कि जो अशोक का नाम है उसकी जगह पर जो है प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और अशोक ने किस प्रकार से दक्षिण में बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपना योगदान दिया, इसके बारे में भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं शिलालेखों की। तो अब हम बात करने वाले हैं अशोक के अभिलेखों की। जो अशोक के अभिलेख हैं, अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। जो अशोक के अभिलेख हैं उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 4 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन से हैं? शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। जो शिलालेख है इनसे हमें जो है मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इनकी संख्या जो है 14 है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 14। अब बात करते हैं लघु शिलालेख की।
जो लघु शिलालेख है इससे भी हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी इसके अलावा अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्तंभ लेखों की। जो स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या है 7 और यह 6 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। 6 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य है वह है 242 ईसा पूर्व। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ निर्माण। इनका जो निर्माण है 242 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं स्तंभ लेखों की। जो स्तंभ लेख हैं इससे भी जो है हमें मौर्यकालीन स्रोतों की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि जो अशोक था वह लेखों के जरिए अशोक ने लेखों के जरिए जो है राजकीय घोषणाएं की। ठीक है, तो जो अशोक के अभिलेख हैं उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। अशोक के शिलालेख से हमें जो है मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जो शिलालेख है इनकी संख्या टोटल 14 है। ठीक है, उसके बाद है लघु शिलालेख, जो मौर्यकालीन, इससे भी हमें मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों की भी इससे जानकारी मिलती है। उसके बाद है स्तंभलेख। जो स्तंभलेख हैं इनकी संख्या 7 है, जो कि 6 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं। इनका जो निर्माण तिथि है वो है 242 यानी 242 ईसा पूर्व। उसके बाद है लघु स्तंभलेख, जिससे हमें मौर्यकालीन स्रोतों की जानकारी मिलती है, जिससे पता चलता है कि मौर्य काल जो है उसमें क्या क्या हुआ था। मौर्य काल जो है जिससे जानकारी प्राप्त करने वाले जो स्रोत हैं उनकी जानकारी मिलती है। और अशोक जो है उसने लेखों के जरिए किस प्रकार से राजकीय घोषणाएं की थी, इस चीज की भी इसमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। जो अशोक के अभिलेख है किस किस स्थानों से पाए गए हैं और किस किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर जिले की। गोरखपुर जिले का सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है, बोगरा जिले का महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख। और जैन पुस्तक परिशिष्ट पर्व, जो एक जैन पुस्तक है, इन तीनों ही अभिलेखों से, यानी कि गोरखपुर जिले का सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, बोगरा जिले का महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख और परिशिष्ट पर्व जैन जो धर्म की पुस्तक है। ठीक है, इन तीनों ही अभिलेखों से हमें क्या पता चलता है कि जो मौर्यकालीन समय के अंदर अकाल आया था, ठीक है, अकाल के दौरान जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उन्होंने राहत के
जो है कैसे राहत कार्यों के लिए क्या क्या किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है इन तीनों ही ताम्रपत्र अभिलेखों से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अकाल के समय मौर्य साम्राज्य के द्वारा अपनाए गए राहत कार्य। ठीक है, यानी कि अकाल के समय मौर्य साम्राज्य ने जो जो भी राहत के कार्य अपनाए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है इन तीनों ही मतलब दोनों अभिलेखों से, और जो जैन धर्म की पुस्तक है परिशिष्ट पर्व, इससे भी हमें यही जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अशोक था उसने जनता को लेखों के द्वारा आदेश देने की जो मतलब प्रचलन था, प्रथा थी, वो किस शासक से प्रेरित होकर ली थी? डेरियस प्रथम जो एक यूनानी शासक था। ठीक है, से अशोक ने जो है लेखों द्वारा जनता को संदेश देने की प्रेरणा ली। ठीक है, जो अशोक था उसने, जो यूनानी शासक था डेरियस प्रथम, उससे ही जो है अशोक ने अपने जनता को जो है लेखों के द्वारा संदेश देने की जो प्रेरणा ली थी। ठीक है, इसके अलावा जो है अशोक था उसने अपने जो है अभिलेख हैं उसे 4 लिपि, कौन कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक। ठीक है, तो जो ग्रीक और जो अरामाइक लिपि है, ठीक है, इसके जो अभिलेख है वो हमें मिले हैं अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो मिले हैं हमें उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से। और जो ब्राह्मी लिपि है इसके अभिलेख जो हैं हमें शेष साम्राज्य से मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो अशोक का जो साम्राज्य था जहां जहां तक फैला हुआ था, तो अफगानिस्तान से तो हमें ग्रीक और अरामाइक जो है लिपि के अभिलेख मिले हैं, और जो खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ साम्राज्य था अशोक का, उससे हमें मतलब जो है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो है मिले हैं। ठीक है, जो अशोक था उसने जो है राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय लिपि कौन कौन सी जो है क्रिएट की थी? तो अशोक है उसने अपने समय में जो है राष्ट्रीय भाषा, प्राकृत भाषा, ठीक है, और जो है राष्ट्रीय लिपि ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि रखी। तो अशोककालीन जो है दो भाषाओं का अभिलेख पाया गया है, जिसमें ग्रीक और अरामाइक लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है,
और ये कहाँ से पाया गया है? कांधार से। कांधार, जिसका नाम है शाह-ए-कूना। ठीक है, शाह-ए-कूना ये एक शिलालेख है जो कि कांधार से पाया गया है और ये दो भाषाओं का अभिलेख है, ग्रीक और अरामाइक। ठीक है, दो लिपि का इस्तेमाल किया गया है इसमें। जो अरामाइक लिपि है यहाँ से हमें, तो अरामाइक लिपि जो है इससे संबंधित अफगानिस्तान के लंघमान से प्राप्त पुदेला रुत अभिलेख भी पाया गया है। ठीक है, जिसमें अरामाइक लिपि का इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान से जो अभिलेख पाया गया है, अफगानिस्तान के लंघमान से प्राप्त पुदेला रुत अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? पुदेला रुत अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान के लंघमान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानसेरा और शहबाजगढ़ी से खरोष्टी लिपि के अभिलेख जो हैं प्राप्त हुए हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, गोरखपुर जिले का सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख, बोगरा जिले का महास्थान ताम्रपत्र अभिलेख, परिशिष्ट पर्व यानी कि जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, इन तीनों से ही हमें जो है अकाल के समय में मौर्य साम्राज्य के द्वारा अपनाए गए जो राहत के काम थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो अशोक था उसने लेखों के द्वारा जनता को जो मैसेज यानी कि संदेश देने की जो प्रेरणा ली थी वो कहाँ से ली थी? डेरियस प्रथम, जो कि यूनानी शासक था, यूनान का राजा था। ठीक है, जो अशोक था उसके जो अभिलेख हैं, ठीक है, उससे चार लिपियों में अभिलेख पाए गए हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरामाइक। ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि है, तो शेष साम्राज्य, तो मैं भी बताती हूँ, जो खरोष्टी लिपि है इसमें जो है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से जो खरोष्टी लिपि के जो है अभिलेख पाए गए हैं, और जो ग्रीक और अरामाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो हमें पाए गए हैं अफगानिस्तान से। तो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ साम्राज्य है यानी शेष साम्राज्य के जो अभिलेख हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं वो हमें शेष साम्राज्य से पाए गए हैं। इसके अलावा जो अशोक है उसने अपने शासनकाल के समय में जो है राष्ट्रीय भाषा किसे डिक्लेयर किया था? प्राकृत भाषा को। और राष्ट्रीय लिपि किसे डिक्लेयर किया था? ब्राह्मी लिपि को। ठीक है, उसके बाद है अशोककालीन जो है दो भाषाओं का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो दो भाषाएं कौन कौन सी है? ग्रीक और अरामाइक। और वह अभिलेख कौन सा है? शाह-ए-कूना, जो कहां से पाया गया है? कांधार से। ठीक है, इसके अलावा जो है अरामाइक लिपि का जो है अफगानिस्तान के लंघमान, अफगानिस्तान जो है उसमें लंघमान एक स्थान का नाम होगा, तो वहां पर जो है पुदेला रुत नाम का एक अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो हमें मानसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा।